हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे एपिथेलियल टिश्यू। तो दो इसकी मेन टाइप्स हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू क्या बोल रहा था कि वो सिर्फ किसका बना है, सिंगल लेयर उसके अंदर प्रेजेंट मिलेगी, एक ही लेयर ऑफ सेल अरेंज होंगी, वही काम कर रही होंगी, फंक्शन कर रही होंगी। और ये कैसे कहाँ मिलता है, एज ए लाइनिंग फॉर बॉडी केविटी, डक्ट, ट्यूब्स। तो अपनी जो भी इंटरनल बॉडी केविटीज़ हैं, जैसे अपनी एलिमेंट्री कैनाल भी है तो उसके अंदर वाली लाइनिंग है वो सिंपल एपिथेलियम है, या डक्ट्स जो रहते हैं, जो भी ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं, सेलेवरी ग्लैंड है तो उसकी डक्ट्स है, ट्यूब्स हैं, उनमें भी सिंपल एपिथेलियम मिलता है। और कंपाउंड एपिथेलियम को और भी क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। और ये किसका बना होता है, मल्टीपल लेयर्स कि एक नीचे लेयर, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, मल्टीपल लेयर पैटर्न अगर मिल रहा है, टू टू कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सेल लेयर्स। और अगर एक से ज़्यादा ऐसे प्रेजेंट है तो वो क्या फंक्शन करेंगी, बॉडी की ओवरऑल प्रोटेक्शन में वर्क करेंगी। तो एंड प्रोटेक्टिव इन फंक्शन एज इट डज इन आवर स्किन। तो अपनी जो स्किन है, स्किन की जो एपिथेलियल लेयर है वो कौन सी है, कंपाउंड एपिथेलियम है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, क्योंकि इसमें जो अपनी स्किन की एपिथेलियम है इसमें 5 लेयर अरेंज रहती हैं ऊपर नीचे। तो ऐसे ये कौन सा एपिथेलियम बनाती हैं, कंपाउंड एपिथेलियम। अब हमें कौन सा डिस्कस करना है, मेनली सिंपल एपिथेलियम डिस्कस करना है, इसकी डिफरेंट टाइप्स डिस्कस करनी है। ठीक है, तो अब आते हैं हम सिंपल एपिथेलियम पे। तो अब ये जो है सिंपल एपिथेलियम, इसको भी अलग अलग में डेवलप कर रखा है, अलग अलग टाइप्स हैं इसकी, कि किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल्स, कि भाई इस सिंगल लेयर को, सिंपल एपिथेलियम में सिंगल लेयर मिलेगी, लेकिन उस सिंगल लेयर में भी जो सेल्स अरेंज हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट है, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन। उन्होंने सब ने अपना स्ट्रक्चर क्या कर रखा है, मॉडिफाई कर रखा है, शेप मॉडिफाई कर रखा है। तो उसके बेस पे उनको आगे हमने फर्दर डिवाइड कर रखा है कितनी टाइप्स में, 3 टाइप्स में। तो वो 3 मेन टाइप्स कौन सी है, 3 मेन टाइप्स। पहली उसमें क्या आती है, स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम के अंदर है ये स्क्वैमस एपिथेलियम। दूसरी उसमें कौन सी आएगी, क्यूबोइडल एपिथेलियम। तीसरी उसमें कौन सी आती है, कोलमनार एपिथेलियम। ये मेन 3 टाइप्स हैं सिंपल एपिथेलियम की, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस की। जो सिंगल लेयर है सेल्स की, उनकी अरेंजमेंट, उसका शेप अलग अलग है। इसमें सबसे फर्स्ट आपको पढ़ना है स्क्वैमस एपिथेलियम। तो स्क्वैमस एपिथेलियम में क्या रहता है कि वो जो सेल अरेंज हैं, जैसे मान लेते हैं नीचे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट सब्सटेंस या बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं, जिसके ऊपर एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। तो वो बिल्कुल ही थिन लेयर है, पतली सी एक सेल्स की कवरिंग बनाती हैं, बिल्कुल सिंगल लेयर बनाती हैं फ्लैट सेल्स की। और ये उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है उन सेल के अंदर। तो स्क्वेमस एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ ए सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल विद इरेगुलर बाउंड्रीज। उनकी इरेगुलर बाउंड्रीज होती हैं और वो बिल्कुल पतली थिन लेयर बनाएंगी, पतली झिल्ली जैसी बनेंगी बिल्कुल। तो उसको क्या बोलेंगे, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। तो ये बिल्कुल पतली सी लेयर है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये क्या फंक्शन करेगी कि ये इजीली क्या करा पाएगी, चीज़ों का डिफ्यूजन करा पाएगी। कि कोई चीज़, डिफ्यूजन क्या होता है कि कोई सब्सटेंस अपनी हाई कंसंट्रेशन से किधर मूव करने लग जाए, टुवार्ड्स इट्स लो कंसंट्रेशन, कि अपनी हाई कंसंट्रेशन से किधर चलने लग जाए, लो कंसंट्रेशन की तरफ। सिंपली वो क्या बोला जाता है, डिफ्यूजन बोला जाता है, कि वो डिफ्यूज हो रहा है हाई टू लो कंडीशन, लो कंसंट्रेशन। तो ये पतली लेयर है, एक ही लेयर है, सिंगल लेयर है और पतली सी लेयर है, तो ये इजीली किसको सपोर्ट करेगी, डिफ्यूजन को सपोर्ट करेगी। तो जैसे डिफ्यूजन अपनी बॉडी में, अपने लंग्स के अंदर एल्वियोलाई में, अपने लंग्स में होते हैं ना एल्वियोलाई, वहाँ पे एक्सचेंज होता है कि अपनी बॉडी में जो CO2 बनी, वो CO2 तो बाहर निकल जाती है एल्वियोलाई में, और बाहर से जो हम रेस्पिरेशन में O2 अंदर O2 ले रहे हैं, वो O2 अंदर चली जाती है। तो ये गैसेज का क्या टेक प्लेस करता है अपने एल्वियोलाई पे, डिफ्यूजन टेक प्लेस करता है। ऐसा ही डिफ्यूजन फिर टेक प्लेस करेगा जब ब्लड वेजल्स हैं वो उस O2 को, उस CO2 को किसको दे के आएंगी, अपनी बॉडी टिश्यू को दे के आएंगी। ये ब्लड वेजल है, ये अपना टिश्यू है। तो ब्लड में O2 आ रही है, वो O2 डिफ्यूजन से, उसकी वहाँ हाई कंसनट्रेशन है तो वो टिश्यू में चली जाएगी। और टिश्यू में हाई क्या बन रही होती है, CO2, क्योंकि मेटाबॉलिकली एक्टिव अगर सेल है तो वो किसका प्रोडक्शन करेगी, CO2 का, रेस्पिरेशन में। और वो CO2 वापस आ जाएगी ब्लड में, फिर बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ भी ब्लड वेजल्स में भी क्या होता है
डिफ्यूजन टेक प्लेस करता है। तो ये जो ब्लड वेजल है ये कौन सी कैसी बनी होनी चाहिए, कैपिलरी नेटवर्क होता है ब्लड वेजल में, तो ये किसका बना होता है, स्क्वेमस एपिथेलियम का, सो दैट इजीली क्या कर पाए, डिफ्यूजन टेक प्लेस कर पाए। तो अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट जहाँ से आपके क्वेश्चन आता है, आपको एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए कि स्क्वेमस एपिथेलियम अपनी बॉडी में एनिमल टिश्यू में कहाँ प्रेजेंट है। तो दे आर फाउंड इन दी वॉल ऑफ ब्लड वेजल्स, जो अपनी कैपिलरी होता है, ब्लड वेजल्स 3 होती हैं, या तो आर्टरी होगी या वेन होगी या कैपिलरी। तो जो कैपिलरी की वॉल है उसमें सिर्फ एक ही लेयर होती है, कौन सी, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। तो एक तो एग्जांपल है कि वो कहाँ मिलेगी, फाउंड इन ब्लड वेजल्स, एंड कहाँ मिलेंगी, एयर सैक इनको बोलते हैं, एल्यूलाई जो होती है लंग्स के, जहाँ पे O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। O2 तो वह अपने ब्लड में चली जाएगी और ब्लड में जो CO2 थी वो बाहर एल्यूलाई में आ जाएगी, एल्यूलाई से अपने लंग से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो इन ये दोनों एग्जाम्पल अच्छे से याद करना है। ब्लड वेजल्स कौन सी, मेनली कैपिलरी और एल्वेलाई ऑफ लंग्स, इन दोनों में सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होता है। और वहाँ पे फंक्शन क्या परफॉर्म होगा, दे आर इन्वॉल्व इन फंक्शन लाइक फॉर्मिंग ए डिफ्यूजन बाउंड्री, कि सिंपली स्क्वेमस एपिथेलियम क्या काम करेगी भाई, पतली सी लेयर है तो इजीली क्या करा पाएगी, डिफ्यूजन करा पाएगी, कि कोई चीज़ हाई कंसनट्रेशन में है तो वो उस मेम्ब्रेन के अक्रॉस लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करने लग जाएगी, पतली सी लेयर है सो दैट इजीली मूव कर पाएगी। तो वो क्या बनाती हैं, डिफ्यूजन बाउंड्री बनाती हैं सिंपली स्क्वेमस एपिथेलियम। दूसरी आती है क्यूबोइडल एपिथेलियम। तो क्यूबोइडल एपिथेलियम क्या है कि है तो इसमें भी सिंगल लेयर ही, एक ही लेयर है ये, तो सिंपल एपिथेलियम है, नीचे बेसमेंट टिश्यू जिस पे सिचुएटेड है। लेकिन इस एक लेयर में जो शेप है सेल्स का, इंडिविजुअल सेल्स का इस टिश्यू को बनाने में, उनका शेप कैसा है, शेप में वो कैसी हैं, क्यूबोइडल, क्यूब लाइक शेप है उनका। तो वो भी सिंगल लेयर की हैं लेकिन क्यूब लाइक सेल्स हैं। तो द क्यूबोइडल एपिथेलियम इज कम्पोज ऑफ ए सिंगल लेयर, बट वो सिंगल लेयर कैसी सेल्स की है, क्यूब लाइक सेल्स की है, क्यूब लाइक सेल्स हैं उसके अंदर, और न्यूक्लियस भी है हर सेल के अंदर। अब है कि मिलेंगी कहाँ, प्रेजेंट कहाँ मिलेंगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दे आर कॉमनली फाउंड इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, जो अपने ग्लैंड्स रहते हैं उनके जो डक्ट रहती हैं, उनकी जो ट्यूब्स रहती हैं जिनमें ग्लैंड्स की सीक्रेशन चलती है, उन डक्ट्स के अंदर कौन मिलेगी, क्यूबोइडल एपिथेलियम मिलेगी। साथ में ही कहाँ मिलेगी, जो ट्यूबुलर पार्ट होता है नेफ्रॉन का किडनी के अंदर, भाई किडनी में, किडनी अपना क्या करती है, फिल्ट्रेशन का काम करती है, यूरिन बनाने का काम करती है, वो ब्लड को फिल्टर करके उससे यूरिन बाहर निकालती है, यूरिया बाहर निकालती है। तो किडनी में जो फंक्शनल यूनिट होती है उसको क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। तो उस नेफ्रॉन में ट्यूबुलर पार्ट होते हैं, वो ट्यूबुलर पार्ट के अंदर भी जो सेल्स हैं वो कौन सी सेल्स मिलेंगी, क्यूबोइडल एपिथेलियम की क्यूब लाइक सेल्स मिलेंगी। तो ये अब फंक्शन क्या करेगा, तो ये नेफ्रॉन्स के ट्यूबुलर पार्ट में प्रेजेंट है। तो वो ट्यूबुलर पार्ट नेफ्रॉन के क्या करते हैं, सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों काम करते हैं, कि उस ट्यूबुलर पार्ट नेफ्रॉन में से जब फिल्ट्रेट जा रहा होता है जिसमें यूरिन जा रहा होता है, तो उससे जो वाटर कंटेंट है उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं वापस से, सो दैट कम से कम वाटर लॉस हो सके, उसके अंदर वाटर लॉस कम हो, तो एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं। प्लस वो कुछ चीज़ें सीक्रेट भी करते हैं, कि मान लो अपनी बॉडी में K+ पोटासियम आयन ज़्यादा है तो वो उस यूरिन कंटेंट में डाल देते हैं, तो वो सीक्रेशन का भी काम करते हैं प्लस एब्जॉर्प्शन का भी काम करते हैं। अब ये क्यूब लाइक सेल्स हैं तो ये थिन लेयर नहीं है, तो इस पर कोई डिफ्यूजन नहीं हो सकता, या तो वो चीज़ें सीक्रेट कर रहा होगा या खुद एब्जॉर्ब कर रही होंगी ये वाली सेल्स जो हैं, जैसे किडनी के नेफ्रॉन में होती हैं, ट्यूबुलर पार्ट में होती हैं। तो ये दूसरा आता है क्यूबोइडल एपिथेलियम। इसके बाद तीसरा जो अपने पास प्रेजेंट होता है सिंपल एपिथेलियम, वो कौन सा रहता है, कोलमनार एपिथेलियम होता है। इसके बाद कोलमनार एपिथेलियम होता है। तो ये भी वही सिंपल एपिथेलियम है क्योंकि सिंगल लेयर का बना है, ये नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये इनके अंदर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती हैं। लेकिन यहाँ पे जो सेल्स हैं अब वो क्यूब लाइक नहीं है, वो कैसी हैं, टोल एंड साइलेंड्रिकल सेल्स हैं, ऐसे टाइल लाइक अरेंज हैं, वो लेंथ में ज़्यादा हैं, टोल हैं। तो द कोलमनार एपिथेलियम इज कम्पोज ऑफ सिंगल लेयर, है तो ये भी सिंगल लेयर ऑफ टिश्यू, बट किन का, क्यूब लाइक सेल नहीं है, अब कैसी सेल हैं, ऑफ टोल एंड साइलेंड्रिकल सेल्स, और देयर न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस पे, न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है इनके अंदर। अब मेन बात इनकी भी यही है कि प्रेजेंट कहाँ मिलेंगी, दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक
कि अपनी जो स्टमक की लाइनिंग होती है, स्टमक में सबसे अंदर वाली लाइनिंग होती है म्यूकोजा लेयर, वो एक्चुअली में कौन सी एपिथेलियम होती है, सिंपल एपिथेलियम में कौन सी एपिथेलियम होती है, कोलमनार एपिथेलियम होती है। ऐसे ही अपने इंटेस्टाइन वाली भी जो अंदर की लेयर है, इंटेस्टाइन ल्यूमन की तरफ, इंटेस्टाइन का जो स्पेस है अंदर जिसमें खाना मूव कर रहा होता है, उसकी तरफ जो अपनी लेयर होती है इंटेस्टाइन की, वो भी कौन सी होती है, कोलमनार एपिथेलियम की होती है। और ये क्या काम करेंगी, वही वैसा ही फंक्शन काम करेंगी, हेल्प करेंगी किसमें, सिक्रेशन में और एब्जॉर्प्शन में। तो हमारे फूड में जो जो चीज़ें एब्जॉरेबल चीज़ें हैं, जो एब्जॉर्ब हो सकती हैं बॉडी में, उनको ये एब्जॉर्ब भी करती हैं। साथ साथ ही स्टमक की लाइनिंग, इंटेस्टाइन की लाइनिंग ग्लैंड्स बनाती हैं। तो वो ग्लैंड्स क्या करेंगे, सीक्रेशन में रोल प्ले करेंगे। तो ये डाइजेस्टिव फूड्स को एब्जॉर्ब करती हैं, प्लस अपने डाइजेस्टिव ग्लैंड से चीज़ें, एंजाइम्स वगैरह सीक्रेट भी करती हैं, डाइजेस्टिव जूस रिलीज भी करती हैं, सीक्रेट भी करती हैं। तो ये अपने प्रेजेंट मिलेंगी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक किसको बोलते हैं, अपनी जो एलिमेंट्री कैनाल है जिसमें स्टमक, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारे पार्ट आते हैं। तो उसके अंदर कौन सी मिलेगी, कोलमनार एपिथेलियम उसके अंदर प्रेजेंट होंगी, जिसके अंदर सेल्स कैसी होंगी, टोल मिलेंगी, वो अब ट्यूब लाइक नहीं है। तो फंक्शन इनका वैसा ही है उनके जैसा भी, कि भाई ये कोई डिफ्यूजन बाउंड्री नहीं बना सकती, ये भी या तो चीज़ें सीक्रेट करेंगी खुद या फिर एब्जॉर्ब करेंगी। तो स्टमक इंटेस्टाइन में सीक्रेट क्या करेंगी, डाइजेस्टिव जूस, जो अपने फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगा। और एब्जॉर्प्शन किन का करेंगी, जो भी फूड टूट गया, ब्रेक डाउन हो गया, वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा इन सेल्स के थ्रू। फिर एक और आता है कि जो अपनी ये कोलमनार या क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल्स हैं, ये कई बार क्या करते हैं अपनी बॉडी में, इनमें से कुछ क्या बियर करने लग जाती हैं अपने सरफेस पे, इनमें क्या प्रेजेंट होने लग जाते हैं, कईयों में सीलिया प्रेजेंट होते हैं। स्मॉल ये हेयर लाइक आउटग्रोथ बनती हैं सरफेस के इनके, उनको क्या बोलते हैं, सीलिया। और ये मूवमेंट कराने में हेल्प करेंगे, मूव करवाएंगे। तो इफ़ द कोलमनार और क्यूबोइडल सेल बियर सीलिया ऑन देयर फ्री सरफेस, तब उनको कौन सी एपिथेलियम बोलने लग जाते हैं, सीलिएटेड एपिथेलियम। और मेनली ये इस केस में कौन सी एपिथेलियम सीलिया बियर करती है, कोलमनार। लेकिन कभी कभी कौन सी भी सीलिया बियर करती है, क्यूबोइडल में भी सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आपकी कोलमनार या क्यूबोइडल सेल्स सीलिया बियर करने लग जाएं पर्टिकुलर किसी बॉडी पार्ट्स के अंदर, और तब उनको कौन सी एपिथेलियम बोलेंगे, सीलिएटेड एपिथेलियम बोलेंगे। जैसे मान लो ये वाली एक सीलिएटेड एपिथेलियम है, बेस है, वही बेसमेंट मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस है, कोलमनार सेल्स हैं ये टोल सेल्स। अब इनके सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, हेयर लाइक आउटग्रोथ, इनको हम क्या बोल रहे हैं, सीलिया बोल रहे हैं। तो अब है कि ये अपनी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होंगे और क्या पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो दे आर मेनली प्रेजेंट इन, कहाँ प्रेजेंट मिलेंगे, इनर सरफेस। किसका इनर सरफेस, जो अपने होलो ऑर्गन है, लाइक ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं, अपने अपने ये लंग्स में जा रही होती है ट्रैकिया, एक ट्रैकियल ट्यूब होती है, विंड पाइप, उसके बाद वो ब्रोंकाई बनाती है लंग्स में, प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर वो नेटवर्क होता है ब्रोंक्यूल्स, उनके अंदर ये प्रेजेंट होती है। तो उनमें जो म्यूकस सीक्रेट होता है, उस वो म्यूकस ये प्रोपेल करती हैं एक पार्ट इधर से उधर। दूसरा कहाँ प्रेजेंट होंगी ये, फैलोपियन ट्यूब में। फीमेल्स के बॉडी में फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं। तो ओवरी से ओवम जो रिलीज होता है फीमेल गैमेट, उसको कलेक्ट कौन करती हैं, फैलोपियन ट्यूब्स। और उस फैलोपियन ट्यूब की एपिथेलियल भी कैसी है, सीलिएटेड एपिथेलियम। वो किसका मूवमेंट कराएगा, ओवम्स का, ओवम का आगे मूवमेंट कराएगा फैलोपियन ट्यूब में। तो इनका मेन फंक्शन क्या है, सीलिएटेड एपिथेलियम का, देयर मेन फंक्शन इज टू मूव पार्टिकल्स। या तो पार्टिकल्स को मूव करेंगे या म्यूकस को मूव कराएंगे। म्यूकस जो चिपचिपा सब्सटेंस, म्यूकस सब्सटेंस प्रेजेंट होता है अपनी जैसे ब्रोंक्यूल में और इन सब में, किधर, इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियल। तो जो अपना जो एपिथेलियल है ये, इनके जो सीलिया हैं वो क्या कराएंगे, मूवमेंट कराएंगे। जैसे फैलोपियन ट्यूब में वो जो सीलिएटेड एपिथेलियम है वो उनका मूवमेंट करा रही है, ब्रोंक्यूल्स रीजन में वो म्यूकस को प्रोपेल करा रही है, मूवमेंट करा रही है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो ऐसे फंक्शन करती है सीलिएटेड एपिथेलियम, जो कोलमनार या क्यूबोइडल की मॉडिफिकेशन से बनते हैं, कि वो क्या बियर करने लग जाएं, हेयर लाइक आउटग्रोथ प्रेजेंट हो उनके फ्री सरफेस पे, जिनको हम क्या बोलेंगे, सीलिया। तो यह है सीलिएटेड एपिथेलियम। इसके बाद क्या आता है कि कुछ जो अपनी सी कोलमनार या क्यूबोइडल
एपिथेलियल सेल्स होती हैं वो पर्टिकुलरली स्पेशलाइज ही हो जाती हैं किस काम के लिए, सिक्रेशन के लिए, कि उनका बस अब एक ही काम है, वो सिक्रेशन करती हैं, कि वो एब्जॉर्प्शन का भी काम नहीं करती, मोमेंट्स का भी काम नहीं कराती, डिफ्यूजन नहीं कराती, वो बस पर्टिकुलर उनका एक फंक्शन हो गया है क्या कराना, सिक्रेशन कराना। तो सम ऑफ द कोलमनार और क्यूबोइडल सेल गेट स्पेशलाइज फॉर सिक्रेशन, तब उनको कौन सी एपिथेलियम बोलेंगे, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंड किसको बोलते हैं, जो चीज़ें सिक्रेट करता हो अपनी बॉडी में, तो वो कौन सी एपिथेलियल टिश्यू बोला जाएगा। अब भाई क्यूबोइडल कोलमनार तो एपिथेलियल सेल्स हैं, अब वो मिलके पर्टिकुलर फंक्शन ही करने लग गई सिक्रेशन का, तो वो कौन सा एपिथेलियम हो गया, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, सिक्रेशन वाला। लेकिन अब ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी दो तरह का हो सकता है, कि या तो कैसी सेल हो, यूनिसेलुलर सेल की एक ही सेल है, एक ही कोई कोलमनार सेल है, वो ही चीज़ें सीक्रेट करने लग जाए, तो वो कैसा है, यूनिसेलुलर। लेकिन मल्टीपल सेल्स इकट्ठा होके, जैसे बहुत सारी कोलमनार सेल इकट्ठा होके सिक्रेशन का काम करने लग गई, तो वो कैसी एपिथेलियम, कैसा ग्लैंडुलर एपिथेलियम, मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो यूनिसेलुलर में कंसिस्ट ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल, की जो सिक्रेशन वाली ग्लैंडुलर सेल है ना वो एक है, सिंगल है वो। और इसका एग्जांपल क्या आता है, गोबलेट सेल्स, जो कहाँ होती हैं, अपनी एलिमेंट्री कैनाल के इंटेस्टाइन की सेल्स होती हैं। तो इंटेस्टाइन में कौन सी एपिथेलियम थी, कोलमनार एपिथेलियम। उन्हीं कोलमनार एपिथेलियम के इन बिटवीन कहीं कहीं पे कौन सी सेल्स होती हैं, गोबलेट सेल, जिनका बस एक ही काम होता है क्या करना, सिक्रेशन करना। इसीलिए उनको किन में इंक्लूड कर रहे हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम में। और वो क्या सिक्रेट करती हैं, म्यूकस सिक्रेट करती हैं। तो ये किसका एग्जांपल है, यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, जिसमें वो सेल स्पेशलाइज हो गई फॉर सीक्रेशन ऑफ ए पर्टिकुलर थिंग। जैसे कि इसमें गोबलेट सेल अपनी एलिमेंट्री कैनाल में क्या सीक्रेट करती हैं, म्यूकस। लेकिन वो गोबलेट सेल इंडिपेंडेंट होती हैं, ग्रुप नहीं बनाती, इंडिविजुअल आइसोलेटेड सेल्स होती हैं वो। फिर आता है मल्टी सेलुलर, की सीक्रेशन का काम तो है, लेकिन वो मल्टी सेलुलर पूरी बहुत सारा ग्रुप ऑफ सेल इकट्ठा हो गए, बड़ा टिश्यू बन गया है जो सीक्रेशन का काम कर रहा है, एक सेल नहीं है। यानी कि ये किसका बना होगा, कंसिस्टिंग ऑफ क्लस्टर्ड ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो इकट्ठा होके एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम की तरह काम करने लग गया। फॉर एग्जांपल सलेवरी ग्लैंड, तो अपने बक्कल केविटी में, माउथ के बाद बक्कल केविटी में सलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। 3 पेयर सलेवरी ग्लैंड होते हैं जो क्या रिलीज करते हैं, सलाइवा, सलाइवा रिलीज करते हैं अपनी बक्कल केविटी में। तो वो सलेवरी ग्लैंड का पर्टिकुलर काम है सीक्रेशन करना, लेकिन एक्चुअली वो सलेवरी ग्लैंड किससे बना है, एपिथेलियल टिश्यू से। तो बट काम है उसका सीक्रेशन करना, तो कौन सा एपिथेलियल टिश्यू, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। फिर वो ग्लैंडुलर एपिथेलियम एक सेल से नहीं बना है, उसमें मल्टीपल क्लस्टर ऑफ सेल है, तो कौन सा ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, वो मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। फॉर एग्जांपल सलेवरी ग्लैंड, जो अपने माउथ में बक्कल केविटी में सलाइवा रिलीज करता है। तो एक ग्लैंडुलर एपिथेलियल भी मॉडिफिकेशन है, एक सीलिएटेड एपिथेलियम भी मॉडिफिकेशन है। उसके बाद आती है कि भाई ठीक है ये ग्लैंड्स बन गए, लेकिन अब ये ग्लैंड्स अपनी सीक्रेशन कहाँ पे डाल रहे हैं, पोर कहाँ पे कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कहाँ पे कर रहे हैं, अपनी जो सीक्रेशन है उसको कहाँ पे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। उस बेस पे भी दो कैटेगरी बना रखी हैं ग्लैंड्स की, जो ग्लैंडुलर एपिथेलियल था, कि ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग ऑफ देयर सीक्रेशन, कि वो कहाँ डालेंगे अपनी सीक्रेशन। ग्लैंड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, तो उनको 2 कैटेगरी बना रखा है। या तो कैसे ग्लैंड्स होंगे, एक्जोक्राइन ग्लैंड्स, या कैसे ग्लैंड्स होंगे अपनी बॉडी में, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्जोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं, वो ग्लैंड जो क्या सीक्रेट करते हो, जिनकी सीक्रेशन क्या हो, या तो वो म्यूकस रिलीज करते हो, या सलाइवा, जैसे सलेवरी ग्लैंड सलाइवा रिलीज करते हैं, या अपने कान में क्या होते हैं, ईयर में सिरोमिनस ग्लैंड, वो ईयर वैक्स रिलीज करते हैं, ऑयली सब्सटेंस रिलीज करते हैं ईयर में। अपने मेमोरी ग्लैंड मिल्क फॉर्मेशन करते हैं। अपने जो स्टमक इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करते हैं, या दूसरे सेल प्रोडक्ट्स रिलीज करते हैं। अब एंजाइम्स के अलावा डाइजेस्टिव जूस पूरा रिलीज करते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें कैसे रिलीज करेगा वो एक्सोक्राइन ग्लैंड, दीज प्रोडक्ट आर रिलीज थ्रू डक्ट्स, कि वो उसका उस ग्लैंड का, जैसे सलाइवा रिलीज हो रहा है सलेवरी ग्लैंड से, तो सलेवरी ग्लैंड ये मान लो पूरा सलेवरी ग्लैंड है, तो सलाइवा इसने बक्कल केविटी में कैसे रिलीज किया, इस सारे सलेवरी ग्लैंड ने पर्टिकुलर एक ट्यूब डक्ट बना के, वो डक्ट बक्कल केविटी तक इस सीक्रेशन को लेके आएगी।
तो रिलीज करते हैं किसी डक्ट ट्यूब को बना के अपनी सीक्रेशन। जैसे अपने माउथ में सलेवरी ग्लैंड, अपने गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक में, स्टमक वाले गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर है वो भी अपनी सीक्रेशन डक्ट बना के, लीवर का डक्ट होता है हिपैटिक डक्ट, हिपैटिक मतलब लीवर, लीवर से रिलेटेड वर्ड है हिपैटिक, तो हिपैटिक डक्ट बनाता है। तो जो भी डक्ट बना के अपनी सीक्रेशन किसी पार्ट में रिलीज कर रहे हैं वो कैसे ग्लैंड होंगे, एक्जोक्राइन ग्लैंड। जैसे सलाइवा रिलीज करना, म्यूकस रिलीज करना, ईयर वैक्स, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव प्रोटीन, जूस वगैरह रिलीज करना। इसके अलावा दूसरा आता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जिनका कोई भी अपना डक्ट नहीं होता, दे डू नॉट हैव एनी डक्ट, कोई डक्ट नहीं है, यानी कि कैसे ग्लैंड है वो, डक्टलेस ग्लैंड है, डक्ट है ही नहीं उनके पास। तो वो अपना प्रोडक्ट कैसे रिलीज करेंगे, अब इनका प्रोडक्ट क्या होता है, ओनली एंड ओनली हॉर्मोन्स की। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या रिलीज करते हैं, ओनली हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं। हार्मोन को छोड़ के कोई कुछ भी रिलीज कर रहा हो, मिल्क, ईयर वैक्स, सलाइवा, म्यूकस, एंजाइम, कुछ भी रिलीज कर रहा हो, वो सारे कैसे ग्लैंड होंगे, एक्जोक्राइन ग्लैंड। लेकिन अगर हार्मोन रिलीज कर रहा है कोई ग्लैंड, सीक्रेशन कर रहा है हार्मोन्स की, तो वो क्या बोले जाएंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और कोई भी उनका अपना डक्ट नहीं बनता, तो वो हार्मोन्स कहाँ रिलीज करेंगे, हार्मोन्स आर सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू ब्लड। कि भाई ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की जो सेल्स हैं उन सब के पास ब्लड आ रहा होगा, तो ये अपनी जो हार्मोन्स बनाया इन्होंने वो डायरेक्टली इन्होंने कहाँ डाल दिया, ब्लड में डाल दिया। अपना कोई डक्ट नहीं बनाया उसको डालने के लिए, उसको पहुँचाने के लिए, इंट्रोड्यूस कराने के लिए कहीं और पे, तो डायरेक्ट ब्लड में डाल देते हैं अपना हार्मोन सीक्रेशन, तो कोई डक्ट नहीं बनाते वो। तो कैसे हो गए, डक्टलेस ग्लैंड हो गए। और इसका एग्जांपल कौन है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत सारे, हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस, उसके नीचे लगा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, तो वो बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करता है डायरेक्टली इनटू ब्लड। ऐसे अपनी किडनी पे एक ग्लैंड लगा होता है एड्रिनल ग्लैंड, वो भी बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करता है डायरेक्टली इनटू ब्लड। तो सीधी सी है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स होंगे जो हार्मोन्स रिलीज करेंगे, और हार्मोन्स डायरेक्टली रिलीज होते हैं ब्लड के अंदर। हार्मोन को छोड़ के जो भी सीक्रेशन है अपनी बॉडी में वो सारे कौन से ग्लैंड बोले जाएंगे, एक्जोक्राइन ग्लैंड। और वो किससे रिलीज होंगे, डक्ट से रिलीज होंगे, डक्ट की हेल्प से रिलीज होंगे। तो ये होते हैं एक्जोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, ग्लैंडुलर एपिथेलियम में इनको हमने डिवाइड कर रखा है। अब एक टॉपिक और आता है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड। हेट्रो मतलब डिफरेंट, क्राइन मतलब उनकी जो सिक्रेशन है। ऐसे ग्लैंड हैं जिनकी हेट्रो सिक्रेशन है, यानी कि ऐसे ग्लैंड हैं जिनका कुछ पार्ट तो कैसी सिक्रेशन करता है, एक्जोक्राइन, और कुछ पार्ट उनका कैसा है, एंडोक्राइन नेचर का। कुछ पार्ट उनका एक्जोक्राइन नेचर का है, कुछ पार्ट उनका एंडोक्राइन नेचर का है। फॉर एग्जांपल पेनक्रियाज, तो अपनी बॉडी में जो पेनक्रियाज है वो एक्जोक्राइन ग्लैंड में भी नहीं डाल सकते उसको, खाली एंडोक्राइन में भी नहीं डाल सकते। वो कैसा ग्लैंड है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, कि वो दोनों तरह की सिक्रेशन करता है, एक्जोक्राइन सिक्रेशन भी और एंडोक्राइन सिक्रेशन भी। अब वो देखते हैं कैसे। तो पेनक्रियाज का कुछ पार्ट कैसा रहता है, एक्जोक्राइन पार्ट, कुछ पार्ट कैसा रहता है जो एंडोक्राइन तरीके से बिहेव करता है, एंडोक्राइन पार्ट। अब जो एक्जोक्राइन पार्ट है पेनक्रियाज का ये ज़्यादा बड़ा रहता है, तो 98-99% पार्ट तो उसका एक्जोक्राइन पार्ट होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एसिनी। और जो उसका 1-2% पार्ट होता है जो एंडोक्राइन की तरह बिहेव करता है, जो हार्मोन बनाता है, उसको क्या बोलते हैं, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस, ये उसको बोलते हैं। तो इसका जो एसिनी पार्ट है, एक्जोक्राइन पार्ट है, वो क्या रिलीज करता है, पैनक्रियाटिक जूस। जो क्या कंटेन करेगा वो पैनक्रियाटिक जूस, कंटेनिंग पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। और ये पैनक्रियाटिक जूस जो पैनक्रियाटिक एंजाइम कंटेन कर रहा है, वो इस एक्जोक्राइन पार्ट ने कहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाल दिए। और ये पैनक्रियाटिक एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का ब्रेक डाउन करने में रोल प्ले करते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन में तो डाला होगा तो किसकी हेल्प से डाला, डक्ट बना के। तो डक्ट बना रहा है तो कौन सा पार्ट होगा, एक्जोक्राइन ग्लैंड। पैनक्रियाटिक डक्ट बनाता है, उसके थ्रू ये सिक्रेशन वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक रीच कराता है। तो ये तो हार्मोन्स रिलीज नहीं कर रहा, तो कैसा पार्ट, एक्जोक्राइन पार्ट। दूसरा पेनक्रियाज का कुछ पार्ट 1-2% पार्ट कैसा होता है, एंडोक्राइन नेचर का। उसको क्या बोलते हैं, आइसलेट ऑफ लैंगरहंस। और वो क्या प्रोड्यूस करेगा, आइसलेट ऑफ लैंगरहंस, उसमें दो तरह की सेल्स होती हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल। तो उसमें जो अल्फा सेल रहती है वो कौन सा हार्मोन बनाती है, ग्लूकेगोन। और जो उसमें बीटा सेल्स होती हैं वो कौन सा हार्मोन बनाती हैं, इंसुलिन बनाती हैं।
अब ये हॉर्मोन्स हैं तो ये किसी डक्ट से नहीं जाएंगे, ये वो डायरेक्टली आइसोलेट ऑफ लंगरहैंस कहाँ रिलीज कर देगा, ब्लड में रिलीज कर देगा इन दोनों हार्मोन्स को। और ये दोनों हार्मोन किससे रिलेटेड काम करते हैं, ग्लूकोज से, कि अगर ग्लूकेगोन चला गया तो ये ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करा देगा, अगर इंसुलिन रिलीज हुआ तो ब्लड में वो ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज करा देगा। तो ये ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करते हैं ब्लड के अंदर, या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, एक इंक्रीज करता है एक डिक्रीज करता है, ये अभी बाद में पढ़ेंगे। अभी बस इतना पता होना चाहिए कि एंडोक्राइन जो पार्ट है वो हार्मोन रिलीज करता है। कौन से दो हार्मोन बनाएगा, इन ग्लूकेगोन एंड इंसुलिन, और वो दोनों मिलके डायरेक्ट ब्लड में रिलीज होंगे, कोई भी अपना डक्ट नहीं बनाएंगे। लेकिन ये वाला डक्ट बना के अपनी सीक्रेशन इंट्रोड्यूस करा रहा था। तो ये थोड़ा सा है हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है। तो ये आपको याद करना था सिंपल एपिथीलियम, ये आपके सिंपल एपिथीलियम के टाइप थे, जिसमें कौन आ रहा था भाई, सिंगल लेयर मिलेगी, और वो सिंगल लेयर स्क्वेमस की फॉर्म में मिल सकती है, पतली झिल्ली। दूसरा क्यूबोइडल ट्यूब लाइक सेल मिल सकती हैं। तीसरा कोलमनार मिल सकती है। फिर आपकी क्यूबोइडल या कोलमनार मॉडिफाइड हो गई, सीलिया रखने लग गई तो सीलिएटेड बन जाएगी। और फिर वो खाली सिक्रेशन का काम ले ले, ओनली सिक्रेशन का फंक्शन ले ले, तो ग्लैंडुलर एपिथीलियम बन जाएगी। ग्लैंडुलर एपिथीलियम में भी हो सकता है एक ही सेल सिक्रेशन का काम करती हो तो यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर जैसे गोबलेट सेल, या बड़ा ग्लैंड बनाती हो तो मल्टी सेलुलर जैसे सेलेवरी ग्लैंड, वो बन जाएगा। उसके अलावा जो आपकी ये ग्लैंड्स हैं वो एक्जोक्राइन ग्लैंड्स होंगे या एंडोक्राइन ग्लैंड्स होंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड्स ओनली हार्मोन सिक्रेट करेंगे, उसको छोड़ के जितनी भी सिक्रेशन है वो एक्जोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। तो जैसे सेलेवरी ग्लैंड एक्जोक्राइन ग्लैंड है। लेकिन कुछ एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स भी होते हैं जो कुछ पार्ट एक्जोक्राइन नेचर का शो कराते हैं, कुछ पार्ट एंडोक्राइन नेचर का, जैसे पेनक्रियाज। तो इतना कुछ आपको याद करना है सिंपल एपिथीलियम से रिलेटेड। उसके बाद आता है आपका कंपाउंड एपिथीलियम। तो जो कंपाउंड एपिथीलियम है, तो हम सिंपल एपिथीलियम में तो क्या बोल रहे थे, सिंगल लेयर मिलती है सेल्स की जो अरेंज होती है। लेकिन कंपाउंड एपिथीलियम में क्या आ जाएगा, कंपाउंड एपिथीलियम या स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम इज मेड ऑफ मोर देन वन लेयर, एक सेल लेयर से ज़्यादा अरेंज है उसमें। यानी कैसी कंडीशन है, मल्टी लेयर्ड ऑफ सेल हैं, कि एक ये ग्रुप ऑफ सेल अरेंज है, फिर उसके बाद ये अरेंज है, फिर ये अरेंज है, फिर ये अरेंज है। यानी कि स्ट्रेटा बन रही हैं, लेयर बन रही हैं, तो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम बोलते हैं। मल्टी लेयर्ड कंडीशन मिलेगी। तो भाई अब इतनी बड़ी लेयर, ग्रुप ऑफ लेयर अरेंज हो गई अच्छे से, तो ये कोई डिफ्यूजन करा पाएंगे, डिफ्यूजन तो टेक प्लेस ही नहीं कर पाएगा, कोई सीक्रेशन एब्जॉर्प्शन का भी इतना अच्छे से काम नहीं हो पाएगा। तो उनका मेन रोल क्या आता है फिर, तो ये मल्टी लेयर्ड हैं और मल्टी लेयर्ड सेल्स हैं, सो दस हैव ए लिमिटेड रोल इन सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। कि भाई डिफ्यूजन तो बिल्कुल ही नहीं करा सकती, डिफ्यूजन तो बिल्कुल पतली लेयर के अक्रॉस होता है, इनके अक्रॉस तो हो ही नहीं सकता। तो डिफ्यूजन को छोड़ के ये क्या भी नहीं करा सकती, सीक्रेशन एब्जॉर्प्शन में भी इनका लिमिटेड ही रोल है। तो ये कौन सी एपिथीलियम की बात कर रहे हैं, कंपाउंड एपिथीलियम या स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम। तो अब मेन काम क्या कराएंगी, देयर मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। कि भाई मल्टीपल लेयर्ड हो गई तो क्या काम मेन कराएंगी, प्रोटेक्शन कराएंगी, किससे, किसी भी अगेंस्ट केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस। कोई भी केमिकल आ रहा है बाहर से, या कोई और फिजिकल इंट्रैक्शन हो रही है बाहर से, मैकेनिकल स्ट्रेस आ रहा है, उसके खिलाफ ही अपनी बॉडी को क्या प्रोवाइड कराएंगी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएंगी। अब प्रेजेंट कहाँ मिलेंगी, दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ स्किन। की अपनी जो ये आउटर स्किन है, एपिथीलियम है, ये कौन सी है, कंपाउंड एपिथीलियम है। इसमें 5 लेयर ऑफ सेल अरेंज हैं, मल्टी लेयर्ड कंडीशन है, 5 लेयर हैं। तो ये प्रोटेक्शन का ही तो काम करा रही है अपने आउटर स्किन। इसके अलावा ये कहाँ भी प्रेजेंट होंगी, जो मॉइस्ट सरफेस होता है अपनी बक्कल केविटी का, जो अपने ओरल केविटी का पार्ट है, उसमें भी मल्टी लेयर्ड कंडीशन होती है, मॉइस्ट सरफेस में, पीछे वाले पार्ट्स में। इसके अलावा ये कहाँ भी होगा मल्टी लेयर्ड कंडीशन, फेरेंक्स रीजन में भी प्रेजेंट होता है, बक्कल केविटी के बाद जो रीजन आता है फेरेंक्स, उसमें भी प्रेजेंट मिलेगा। या थोड़ा बहुत पार्ट जो इनर लाइनिंग होती है अपने डक्ट्स की, सलेवरी ग्लैंड्स की इनर लाइनिंग जो हार्ड होती है, जो ओवरऑल बनाने डक्ट के पार्ट को फॉर्मेशन में रोल प्ले करती है, वो इनर लाइनिंग भी सलेवरी ग्लैंड की होती है। या फिर पैनक्रियाटिक डक्ट की जो इनर लाइनिंग होती है वो भी इसी की बनी होती है, ताकि ओवरऑल वो प्रोटेक्ट करके रखे उस डक्ट ग्लैंड को। तो ये आपको कंपाउंड एपिथीलियम के एग्जाम्पल याद रखने हैं, कि मेनली वो स्किन वाला एग्जाम्पल याद रखना कि स्किन अपनी कंपाउंड एपिथीलियम है, स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम। तो कंपाउंड के बारे में इतना ही याद करना है। उसके बाद आ रहा है कि भाई ये ठीक है, अपनी बॉडी में इतने अलग अलग तरह के एपिथीलियम्स हैं जो सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स से बने हैं,
लेकिन ये सारे क्या रहते हैं, इनके बीच में जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। जंक्शंस क्या, जहाँ पे इनकी दो सेल्स हैं वो आपस में जुड़ी रहेंगी। दो डिफरेंट सेल जहाँ पे जुड़ेंगी वो क्या बोला जाएगा, उनका बीच का पार्ट जंक्शन बना रही है वो। तो कह रहे हैं इन नियरली ऑल एनिमल सेल्स स्पेशलाइज जंक्शंस, सब एनिमल सेल में स्पेशलाइज जंक्शंस होते हैं। वो क्या प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक, किसके बिटवीन, बिटवीन इट्स इंडिविजुअल सेल, कि एक ये सेल है, एक अगली ये सेल है, तो इन दोनों सेल के जो इन बिटवीन जगह हैं इसको हम क्या बोलेंगे, जंक्शन। तो ये जंक्शन इनके बीच में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक बना रहा है कि स्ट्रक्चरली इनको जोड़ के रख रहा है। साथ में हो सकता है इसमें से कनेक्शन बन जाए कोई, जिससे ये दोनों एक दूसरे में चीज़ें क्या कर पाए, एक्सचेंज कर पाए। तो फंक्शनल लिंक भी हो सकता है कहीं पे, या हो सकता है कहीं पे फंक्शनल लिंक ना हो, वो स्ट्रक्चरल लिंक हो कि टाइटली वो जुड़ी हैं बस। तो अपनी एपिथेलियल टिश्यू में क्या मिलते हैं, सेल जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं एनिमल के अंदर। तो वो सेल जंक्शंस को भी हमने क्लासीफाई कर रखा है 3 टाइप्स के सेल जंक्शंस के अंदर। एक क्या रहता है, एडेयरिंग जंक्शंस, कि जो बस सेल्स को अडेयर करके रखता है, चिपका के रखता है, इकट्ठा रखता है। दूसरा क्या रहता है, टाइट जंक्शन, जो बिल्कुल टाइटली दो सेल्स को कैप्चर करके रखता है, उनमें कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा मटेरियल का, बस टाइटली वो अडेयर हैं, टाइटली जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तीसरा कैसा रहता है, गैप जंक्शंस, कि उनमें थोड़ा गैप है सो दैट एक्सचेंज टेक प्लेस कर सकता है चीज़ों का। तो पहला आता है उसमें एडेयरिंग जंक्शंस, कि दिस जंक्शंस परफॉर्म सीमेंटिंग, सीमेंटिंग मतलब जोड़ के रखना, एडेयर करके रखना, टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर, कि ऐसा जंक्शन बनता है ये जिसमें बस सेल्स आपस में जुड़ी रहती हैं, बस एक साथ जुड़ी रहती हैं वो सारी की सारी। फॉर एग्जांपल ये कहाँ होता है कि द स्ट्रक्चर्स, ये स्ट्रक्चर एडेरिंग जंक्शन क्या प्रोवाइड करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट टू स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो अपनी जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम थी वो मल्टी लेयर थी, उसमें बहुत सारा ग्रुप ऑफ सेल्स अरेंज था, कि एक ये लेयर थी, एक इसके ऊपर एक और थी, इसके ऊपर एक और थी। तो इसमें जो ये सेल्स के इन बिटवीन जंक्शन बन रहा है, ये कौन सा जंक्शन है, अडेयरिंग जंक्शन, जो इन सबको एक साथ रखता है, नेबरिंग सेल्स को कीप टुगेदर रखता है। तो कौन सा जंक्शन बन रहा था, अडेयरिंग जंक्शन स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में। इसके अलावा दूसरा आता है टाइट जंक्शंस। टाइट जंक्शन क्या है कि दी जंक्शंस हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग एक्रॉस ए टिश्यू। ये इतने टाइटली होते हैं कि कोई किसी सब्सटेंस को लीक नहीं होने देते, एक सेल से दूसरे सेल में नहीं जाने देते। और इनमें क्या होता है कि एट सम प्लेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एडजेसेंट सेल्स बिकम फ्यूज टू फॉर्म टाइट जंक्शन। क्यों टाइट जंक्शन, टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग एक्रोसिस। जैसे अपनी इंटेस्टाइन में कौन सी सेल्स होती हैं, कोलमनार सेल्स। तो ये कोलमनार सेल्स के बीच में जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्यूज होने से जहाँ ये जंक्शन बन रहा है, इन इंटेस्टाइन में होती है अपनी कोलमनार सेल। तो यहाँ ये ऐसा कौन सा जंक्शन बनता है, टाइट जंक्शन बन जाता है, बिल्कुल टाइटली पैक होती हैं, कि कोई चीज़ यहाँ से इधर नहीं जा सकती, यहाँ से इधर नहीं जा सकती, बिल्कुल अलाउ नहीं है, ये टाइट जंक्शन है वो बिल्कुल। तो ऐसा बनता है अपने कोलमनार एपिथेलियम में। तो दी जंक्शन हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग एक्रोस ए टिश्यू, कि एक सेल से दूसरे टिश्यू में लीक नहीं कर सकता वो। और एट सम प्लेस क्या होता है इनमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एडजेसेंट सेल्स बिकम फ्यूज टू फॉर्म टाइट जंक्शंस। और ऐसा टाइट जंक्शन बनाने से फ़ायदा क्या हुआ, टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग एक्रोस ए टिश्यू। और ये स्ट्रक्चर मोस्टली कहाँ प्रेजेंट होंगे, फाउंड इन कोलमनार एपिथेलियम। कोलमनार एपिथेलियम जैसे अपने कहाँ होते हैं, इंटेस्टाइन में, तो वहाँ ये टाइट जंक्शन बनेंगे। इसके अलावा तीसरे जंक्शंस कौन से बनते हैं एपिथेलियल टिश्यू में, गैप जंक्शंस। गैप जंक्शंस क्या, कि दीज जंक्शंस फैसिलिटेट द सेल टू कम्युनिकेट विच ईच अदर। ये एक सेल है, ये दूसरी सेल्स है, तो इनमें कुछ पर्टिकुलर कनेक्शंस बन जाते हैं, प्रोटीन्स होती हैं जो वो प्रोटीन्स इनके बीच क्या बना देती हैं, कनेक्शंस बना देती हैं, सो दैट कुछ छोटी स्मॉल मोलिक्यूल्स हैं वो इसमें से आयंस वगैरह हैं वो एक दूसरे में क्या कर पाएँ, एक्सचेंज कर पाएँ। तो दीज सेल जंक्शंस फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, कि सेल एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए, बाई कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स, कि दो सेल्स का साइटोप्लाज्म क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ये कनेक्ट करने वाली प्रोटीन्स क्या बोली जाती हैं, कनेक्जिन्स। ये कनेक्ट कर देती हैं, पोर बना देती हैं, चैनल बना देती हैं, जिसके थ्रू चीज़ें पास ऑन हो सकती है, टनल बना देती हैं एक तरह से। तो दो सेल्स का साइटोप्लाज्म क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। किस लिए कनेक्ट हो गया, फॉर रैपिड ट्रांसफ़र ऑफ आयन से एक दूसरे में एक्सचेंज कर पाएँ, स्मॉल मॉलिक्यूल्स को एक्सचेंज कर पाएँ, और कई बार
बिग मॉलिक्यूल जो इसमें से पास ऑन हो सके, उनको पास करा सके, उनका मूवमेंट करा सके, कम्युनिकेशन फैसिलिटेट करा सके। तो ऐसे जंक्शंस बनते हैं, उनको क्या बोलते हैं, गैप जंक्शंस बनते हैं, जिनमें साइटोप्लाज्म एडजॉइनिंग सेल्स का कनेक्ट हो जाए। ये एनिमल सेल की बात है। लेकिन प्लांट सेल के अंदर अगर साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बन रहा है, दो सेल जुड़ रही हैं, तो उस कनेक्शन को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। लेकिन अगर यही एनिमल सेल में बन रहा है तो उनको क्या बोलते हैं, गैप जंक्शंस। तो ये 3 जंक्शंस आपको पढ़ने हैं, एडेयरिंग जंक्शंस, टाइट जंक्शंस एंड गैप जंक्शन। एडेयरिंग बस सेल्स को एक साथ रखने में, सीमेंटिंग करने में रोल प्ले करता है कि वो पूरा एक टिश्यू की तरह काम करे। टाइट जंक्शन बिल्कुल टाइटली पैक रखेगा, कोई चीज़ को लीक नहीं होने देगा। और गैप जंक्शंस कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा, चीज़ों का एक्सचेंज में हेल्प करेगा। तो ये 3 जंक्शंस हैं जो आपको एनिमल टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू से रिलेटेड याद करने हैं।